हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रेत की मछली उपन्यास का अध्याय 8 सुनेंगे आप लोगों के साथ, और आप लोग भी सुनिएगा। बहुत ही अच्छी उपन्यास है दोस्तों, आप लोग इसे शुरू से चाहे तो सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं रेत की मछली उपन्यास अध्याय 8। उस दिन मैं नहाई थी, केवल वह नहाना ही था या नहीं कह सकती थी। सच तो यह है कि वह नहाना वास्तव में एक तरह की हिंसा था, या मैं कह सकती हूँ कि वह स्नान किसी सीमा तक प्रतिहिंसा। जो कुछ हो रहा था उसका उत्तर कुछ तो देना ही था। हाँ, वह उत्तर केवल एक तत्कालीन प्रतिक्रिया था। यह मैं आज कह सकती हूँ, जो कुछ घटा था और घट रहा था उसे अब भले ही मैं शब्दों में कह लूँ, लेकिन उस समय उस सब के लिए शब्द नहीं, केवल अनुभूति ही गहनता भी थी। वे घटनाएं कुछ इस तरह घटती गई थी जैसे लंबे तपते हुए रेगिस्तान में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न में लगातार जलती हुई रेत के तमाचे लगते जा रहे हों। चेहरा लहूलुहान हो रहा हो, ऐसा महसूस होता था। डायरी का वह पन्ना तब से कोई बरस बाद का लिखा हुआ, तब की उस यातना का एकमात्र साक्षी था। क्या कुछ नहीं, उस बीच क्रोध, जिह, खींच और कुंठा में कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मैंने और शोभन के बीच ऐसा लगता जैसे एक रेगिस्तान उग आया हो, और उस रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि ने उसे लांघना भी असंभव हो गया। घटनाओं की थपेटों से चेहरे पर जो जलन पैदा हुई, उसी की बदला लेने के लिए डॉक्टर की हिदायत के बावजूद मैं बाथरूम गई और जी भर कर नहाया। उसी रात मुझे तेज बुखार हो आया। मन के उस बुखार को एक हल्का सा भय भी पैदा हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ भी होनी है तो उसे हो जाना चाहिए। शोभन की माँ ने रात को मुझे शायद कहारते सुना। बुखार बहुत तेज था। लगभग चीख कर उन्होंने कहा, तुझे नहाने को किसने कहा था? बच्ची का तो ख्याल कर। माँ स्वयं बीमार थी, फिर भी वे भागकर थर्मामीटर ले आई और उसके बाद भागकर ही बैठक की ओर शोभन को बताने गई। काफ़ी देर में शोभन बैठक में अपने मित्रों से बातें करने में व्यस्त थे। कानों में लगातार आती उनकी आवाज़ में बेचैनी हो रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर शायद वे थोड़े अस्थिर हुए, फिर अपने आप को संभाल कर बोले, ठीक है, इसमें परेशानी की क्या बात है? ऐसे समय में थोड़े बहुत बुखार आ जाता है। और फिर माँ, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है, लेटती क्यों नहीं हो? माँ कुछ समझी, कुछ नहीं समझी, हताश हो वापस लौट आई। मैंने सुना तो जी में आया कि मुंह में लगे थर्मामीटर के कांच से दबा जाऊं और फिर इस यातना का अंत हो जाए। वे फिर बातों में व्यस्त हो गए। बाहर आए हुए मेहमानों को शायद वर्मा जी भी थे, क्योंकि उनकी हंसी सुनाई दी। वे कम हंसते थे और कम बोलते थे, और मैंने अवसर महसूस किया कि वे अक्सर जब हंसते हैं तो शोभन बेचैन हो उठते हैं। मैंने बहुत बार महसूस किया है, शोभन कभी कभी यह महसूस करते हैं कि जिस वर्मा जी ने उन्होंने बलात् अपने छोटे बना दिया, उन्हें वर्मा जी का एक हल्की सी हंसी उसका स्वर्ग छोटा कर जाती है। शोभन का अपराध भाव तिल मिलाने लगता था। शोभन अच्छी तरह जानते हैं कि वे किस तरह से उसमें बहुत बड़े वर्मा जी का स्वेच्छा से भी सिर्फ उससे छोटे हो गए हैं। वे शोभन की महत्वाकांक्षा को चुनौती देकर अपने को नीचा नहीं गिराना चाहते थे। वर्मा जी ने शिकायत की कभी भी एक शब्द भी नहीं कहा। शिकायत करना उनका रक्त में ही नहीं था। जो कुछ था उसे वह सहज स्वीकार कर लेते थे। उन दिनों की मुझे बहुत याद है जब वर्मा जी ने शोभन से कहा था कि किस तरह साहित्य मूल्यों का पूर्णांकन के लिए वे एक ऐसी पुरस्कार पत्रिका निकालना चाहते हैं जिसमें लेख, कविताएं, रिपोर्टाज, लघु उपन्यास और कहानियां आदि सभी कुछ हो, और लेखक का समग्र प्रतिनिधित्व करता हो।
शोभन के चेहरे पर हमेशा जैसी एक कुटिल मुस्कुराहट आई थी। वह पुस्तकालय पत्रिका कसौटी निकली थी। वर्मा जी ने रात रात जुटकर संपादित किया था। वह ग्रंथ शोभन को दिया था और शोभन ने उसे प्रेस पहुंचा दिया था। हाँ, जब मुख पृष्ठ छपा तो मैंने भी देखा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों पर संपादन के नाम के रूप में शोभन का और वर्मा जी का नाम नीचे इस तरह छपा था जैसे वे मात्र सहायक रहे हो। वर्मा जी ने व्यंग से भी नहीं और यातना से भी नहीं, केवल एक निर्वेद भाव से हंसकर कहा था, शोभन, तुम शायद इससे बड़े हो। संपाददायित्व तुम्हारे लिए छोटा है। अपने आप को इतना छोटा क्यों करते हो? शोभन बेहद पीटे हुए जैसे उस अपना छेप मिटाने के लिए नाक पर पसीने की बूंदें पोंछते हुए मुस्कुराए थे। वर्मा जी की हंसी के साथ साथ मेरी कल्पनाएं में उमर आया था कि शोभन अपनी नाक पर आया हुआ पसीना पोंछ रहे होंगे। बीमार की तपन बहुत अधिक थी, इसीलिए मैं कब सो गई मुझे पता नहीं। एक पूरा हफ्ता लगा मुझे बुखार से मुक्त होने में। बुखार के उस दिनों में कहाँ क्या होता रहा उसका मुझे होश नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा यह भी सोचने लगी थी कि शायद इस बुखार ने मेरी मुक्ति का रास्ता मिले, लेकिन मुक्ति का रास्ता बुखार से नहीं मिलता। बुखार धीरे धीरे उतर गया। हाँ, यह जरूर है कि शोभन थोड़े से तटस्थ हो चले थे। तटस्थ शायद इसीलिए भी हुए हो कि हो सकता है मित्रों के साथ कोई नई साहित्य योजना बनाने लगी हो। संभवतः शोभन साहित्य मित्रों से भी दूर रहते थे। हाँ, उन्हें निकट बुलाया जाता था कि शोभन को अपनी महत्वाकांक्षा की कोई नई सीढ़ी चढ़नी होती थी। उस नई सीढ़ी में खा उनके मन तैयार हो गया था। इसीलिए साहित्य मित्र दोबारा जुड़ने लगे थे। उन साहित्य मित्रों के कारण ही शायद मीनल कांड भी धुंधला पड़ गया था और इस बीच मीनल की छुट्टियां भी समाप्त हो गई थी। शरीर का घाव भर गया लेकिन मन का घाव भरा नहीं। मीनल चली गई थी, इसीलिए मैं बार बार सोचती कि शायद अब शोभन के मन उधर से कुछ लौटे। शायद शोभन ही इस बात का प्रयत्न करे कि घाव भर जाए और दुनिया समाप्त हो जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। शोभन ने अपने आप को किसी और दुनिया में खींच लिया था। मीनल को पत्र लिखने के बाद थोड़ा बहुत समय जो उसके पास बचता था वे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए प्रयुक्त करते थे। लगभग रोज ही मीटिंग होती थी। कोई बिल्कुल नई योजना तैयार की जा रही थी। कभी कभी बैठक से आती आवाज़ें मैं सुनती तो उदासीनता हो जाती। पहले कभी ऐसी बैठक होती थी तो शोभन की आवाज़ आती थी, कुंतल, लेकिन अब वो आवाज़ नहीं आती थी। अब मेरी वो आवश्यकता भी नहीं थी। एक आध बार कभी वर्मा जी ने या और किसी ने मुझे याद किया तो शोभन ने उसने कह दिया वे व्यस्त है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उन दिनों उन्हें उन सभाओं में मेरे होने के कारण जो कुछ मिलता था उससे पूर्ति हो गई थी। शोभन योजना बना रहे थे कि कलकत्ते का एक बड़ा सम्मेलन किया जाए जिसमें मानव मूल्यों की साहित्यकार के राजनीतिक दायित्व को बहस हो। उस सम्मेलन में बहस के आधार पर वह समूचा नवलेखन हो जिसे कसौटी से संकलित किया गया था। शोभन जानते थे कि यह काम भी अकेले उनके बस में नहीं था। बड़ी सावधानी से ऊपर उठने के लिए वे एक एक सीढ़ी तैयार कर रहे थे। बहस चूंकि सैद्धांतिक स्तर पर होनी थी, इसीलिए शोभन जानते थे वर्मा जी के बिना काम नहीं चलेगा ही नहीं। रूमानी भावुकता के आधार पर सैद्धांतिक बहस शोभन के बस की बात नहीं थी। शोभन इस बात की योजना बना रहे थे कि विषय प्रस्तावना तो मामूली बात है, बहस के जवाब देना ज़्यादा बड़ी बात है। इसीलिए बहस का जवाब देने की जिम्मेवारी वर्मा जी ही संभालेंगे। मैं बारीकी से ध्यान देती आ रही थी कि सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा और विषय प्रस्तावना कौन करेगा। इसे शोभन ने स्पष्ट नहीं किया था। जाहिर है कि विषय प्रस्तावना और संयोजना शोभन ने स्वयं बड़ी चतुराई से अपने आप में ली थी। इस सम्मेलन के बारे में इस बार वे अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय पत्र जवाब में भी
काफ़ी कुछ छपवाना चाहते थे। यह भी स्पष्ट था कि इन समाचारों में आयोजक के अतिरिक्त शोभन शायद ही किसी दूसरे को स्थान लेने दे। योजना पूरी हो गई थी और शोभन की महत्वाकांक्षी पर वर्मा जी वहीं संतुलित अर्थपूर्ण हंसी सुनाई दे रही थी। योजना बनाते बनाते गर्मियाँ बीत गई और बरसात होने लगी। वातावरण की उस उष्ण के साथ साथ मन की घुटन भी बढ़ने लगी। सम्मेलन का सारा खर्च उठाने का जिम्मा कलकत्ते के एक प्रशासन ने ले लिया है। उसकी सूचना पाकर शोभन बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन का चाह कुछ पूरा हो रहा था। उनकी प्रतिष्ठा के लिए सम्मेलन था और ऐसे नगर में था जहाँ मीनल भी हो। सफर की तैयारियां बड़े जोरों के साथ होने लगी थी। शोभन का एक साहित्य मित्र ने एक दिन पूछा था कि कुंतल भाभी भी जा रही है ना। शोभन अचकचा गए। उनसे जल्दी जल्दी उत्तर देते नहीं बना। उन्हें यह भी लगा कि कुंतल को ना जाने कि कोई सफाई भी दी नहीं जा सकती। धीरे से बोले, हाँ बिटिया छोटी है, सफ़र में बहुत कष्ट होगा। पता नहीं क्या बात थी कि मित्रों का आग्रह शोभन के मन में चुभ गया। आज उनका भी कारण समझ में आता है। शोभन मीनल से भी मिलने जा रहे थे। कहीं उनके मन में यह चोट था कि अगर अकेले जाएंगे तो मीनल से उतना खुलकर मिल नहीं पाएंगे। यही मजबूरी थी कि उन्होंने अपने साथ मेरा भी रिजर्वेशन करवा लिया। कलकत्ते में 2 काम उन्होंने पहले किया। पहला काम ठहरने के किसी दूसरे प्रबंध को छोड़कर मीनल के यहाँ पहुँचाना और दूसरा काम सम्मेलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी चतुराई से बुलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समस्याओं के संदर्भ में नए साहित्य के विश्वव्यापी मूल्यांकन और सांस्कृतिक सांकृति पर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य शोभन ने अपनी ओर से दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभन ऐसे बोले थे जैसे साहित्य के समूचे आंदोलन के वे निर्वाचित नेता हो। वर्मा जी उस व्यक्तित्व को अखबारों में पढ़ने के बाद फिर उसी तरह हंसे थे। यह सब बाहर की दुनिया में था। अगर अंदर की दुनिया में पहली ही रात जो कुछ हुआ वह मेरे घाव को और भी गहरा कर गया। मीनल बहुत ही प्रसन्न से भी कुछ अधिक थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे शोभन के साथ स्वयं वह भी उतनी ही बड़ी हो गई हो। मैंने सुना कि मीनल शोभन की तुलना अंग्रेजी में किड्स से कर रही थी। शोभन उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था, मीनल तुमसे सच कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ। अगर यूरोप में पैदा होता तो जहाँ पोल सौत्र में लोग इतना बड़ा नहीं मानते। अपने आप को शोभन निश्चय ही शास्त्र के आगे मान चुके थे। उनका विश्वास था कि रचना अश्वत्थामा इस सदी में सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे मीनल को बता रहे थे, इस सम्मेलन में विदेशों से भी प्रतिनिधि आएंगे। तुम्हारा भाग्य बड़ा होगा तो यही सम्मेलन रंग लाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद नोबेल प्राइज के योग्य अश्वत्थामा के आगे कोई अन्य कृति नहीं है। बिटिया नींद आने लगी थी। मीनल के और शोभन के संवादों का कथ्य अब बदलने लगा था। उसमें एक अजीब रोमांटिक भर गई थी। मैंने सुना कि वे कह रहे थे, तन्मयता के क्षणों में डूबकर सार्थकता पाई है और अब उद्घोषित महानेताओं से अनुभूत और आंतरिक नहीं होता। संवादों की ओर से ध्यान हटाकर मैं फिर तरु को सुलाने में लग गई। निलिमित नेत्रों से मीनल को देखते हुए शोभन ने उसके गालों पर एक लट अपनी उंगली से लपेट ली थी। भावाविष्ट अपने आप में डूबे हुए शोभन के रहस्यमय शब्द सुनाई दिए। तो मैं भी क्या करूं मीनल? मैं तो वही हूँ, तुम्हारा बावरा मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने दिया। जितनी समझ तुमसे पाई है मीनल, उतनी बटोरकर भी कितना कुछ है जिनका कोई भी अर्थ मेरी समझ नहीं आता है। जाने क्यों उन शब्दों को सुनकर बेचैनी हुई। इस तरह को बेचैनी जैसे उस समय होती है जब कोई किसी छोड़ने के लिए स्टेशन गया हो और उसे गाड़ी पर चढ़ते देख रहा हो। दरअसल उन शब्दों
में कुछ ऐसा प्रभाव था जो धीरे धीरे मुझे अपने ही परिवेश में करते जाने का अनुभूति दे रहा था। शोभन तन्मय होकर कह रहे थे, मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि तुम्हारे कांपते अधरों से रक्त ने मुझे ऐसी तिलमिलाहट महसूस हुई जैसे उसे कोई खींचकर निकाल रहा हो। तरु को बिस्तर पर सुलाते सुलाते मैंने आंखें की कोर से देखा। शोभन मीनल पर झुक आए हैं। उसके शब्द अब आत्मिकता होकर धीमे पड़ गए थे और उनकी उंगलियां धीरे धीरे मीनल के कपड़े को खोलने लग गई थी। बहुत धीरे धीरे बोले जाते शब्द मेरे चारों तरफ रहस्यमय छायाओं की तरह रेंग रहे थे। मैंने देखा और देखकर सहम गई। मीनल की आंचल हट गई थी और उसके वक्ष अनावृत हो गए थे। उनका चेहरा अरक्त हो गया था। मेरी ओर देखकर मीनल ने यंत्रवत अपने वक्ष को खोलते शोभन के हाथों से हटाने की कोशिश की। शोभन ने हाथ हटाया नहीं। मेरी ओर उन्होंने भी देखा। उनकी आंखों में निर्लज्ज कामुकता की छिलटी चढ़ी हुई थी। वे शायद मुस्कुराए भी। उन क्षणों में वह मुस्कुराहट किसी सीमा तक विभीष हो उठी थी। मद्दान्त उत्तेजना से उन्हें लपटे लिया था। मीनल के साथ उसे उन एकांत क्षणों में मेरी उपस्थिति से अधिक उत्तेजित बनाने का एक धूर्त निश्चय उनके चेहरे पर छलक रहा था। मैंने बलात् अपनी आंखें उधर से हटा ली। क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या वापसी का रास्ता अब कोई नहीं है? नीचे बहती हुई दुर्गम जलधारा से घिरी हुई नियति की यह नाव अब नीचे ही नीचे बहती जाएगी क्या? मीनल ने अपनी उलझाव के बारे में जो सफाइयाँ देते शोभन देते आए थे वे एक एक कर मेरे मन को उभरने लगी। मीनल की प्रति उसकी सशक्ति में उत्तर में जब कभी मैंने अपनी स्वीकृति जाहिर की थी उन्होंने कहा था, यह तो अवश्य है कुंतल, मेरे अपने सृजन के लिए आवश्यक है। कुंतल, तुम मुझे महान लेखक बनाना चाहती हो ना? इसके लिए पत्नी का अतिरिक्त प्रेरणा भी तो लेनी होती है ना? यह कैसी प्रेरणा है? किसी एक पौधे को उसे परिवेश में एकदम उखाड़कर वहाँ दूसरे पौधे को रोप दिया जाए, यह कैसी प्रेरणा है? क्या शोभन इस महान महत्वाकांक्षा के लिए मेरी आहुति अनिवार्य है? क्या मेरा सुहाग टूटकर बिखर जाना, मेरा एकांत क्षणों का इस तरह छिन जाना और स्थिति का शर्त है? अंतरस्थ का आंदोलन बहुत असहनीय हो गया था। मैंने देखा वह जंगली लतर शोभन से लिपट गई है। अस्फुट शब्दों से भावावेश का प्रतिधान मीनल उन्हें देने लगी थी। प्रतिचुम्बनों में उत्तेजना शोभन ने उसके अंगों को समेट लिया था। मैंने चाहा कि अपना निचला होठ दांतों से भींच लिया। शोभन की प्रेरणा शोभन के रोम रोम में हावी होती जा रही थी। दांतों से मीनल के कंधों पर गिरवा पर बार बार चिन्ह अंकित करते हुए शोभन के हाथ मीनल की साड़ी नीचे हरकत कर रहा था। से विवश मीनल ने सिसकी लेकर शोभन को अपने ऊपर खींच लिया। मेरी तन्मयता हुआ चेहरा मेरे घुटनों पर झुक गया। शोभन ने अवश्य मेरी विरक्ति देखी होगी और उस विरक्ति का निश्चय ही उसने रस सिद्धि में बाधा पहुंचाई होगी, क्योंकि शोभन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ था। किसी भी प्रतिक्रिया का मन नहीं था। मैंने अपने हाथ को हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ हटाया नहीं। कुंतल, तुम तो बहुत बड़े मन वाली हो मेरी कुंतल। यह सब तो तुम्हारा ही है। मैं भी तुम्हारा हूँ, मीनल भी तुम्हारी ही है और यह सब तुम्हारे ही लिए है। उन्होंने मीनल को मेरी सिर मेरी गोद में रख दिया। क्या था वह सब कुछ जो मेरे लिए था? तन्मयता का उन उद्दान क्षणों में भी मेरा अपना क्षण कौन सा था? आज तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानने की स्थिति में हूँ, लेकिन उन क्षणों में भी मैंने सब कुछ पहचान लिया था। अपना ही परिवेश सहसा किस तरह छूटकर झटक कर अपने को दूर चला जाता है और दूर जाकर किसी तरह किसी दूसरे की गोद में गिर जाता है। इसे मैं देखा है और महसूस भी किया था।
उसी तरह मेरी गोद में उसका सिर रखा हुआ था, मेरी घुटनों के पास जांघ पर आज भी एक खुजली जैसी होती थी। जहाँ यह अनुभूति होती है वही रात 3 मीनल का सिर था और जो लगातार गर्म उस बाछे होते शोभन के साथ साथ हिल रहा था। अनावृत शोभन और मीनल का यह सहवास बहुत देर में समाप्त हुआ। यह भी हो सकता है कि अध्यंता का वे क्षण स्वयं ही कितने लंबे रहे हो। अस्फुट उस सांसें, डूबते उभरते शब्द और सृजन की कृत्रिम आयोजना के साथ ज्वार की तरह बढ़ती मेरी निराशाएं मुझे घेरती है। लहरें नियंत्रित होती जा रही हैं, मेरा वक्ष नहीं है उन पर। लहरों ने मेरी विवशता से उलझकर तट की बालू पर छोड़ दिया है। बाँह उठा उठाकर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर सुनता कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता। इसी के साथ हमारा अध्याय 8 भी समाप्त हो गया। लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगला अध्याय 9 लेकर आप लोगों के समक्ष।